हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं इसकी यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन की कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। सारा जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके एग्जाम में जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूं। थ्योरेटिकल कंटेंट के साथ जो जो फॉर्मूलाज इस यूनिट में यूज होने हैं, वो सारे फॉर्मूलाज भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट वन शॉट रिवीजन वीडियो ऑफ यूनिट 2 को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट वन शॉट रिवीजन को। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। तो कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर हुज रिटर्न स्ट्रेच ओवर पीरियड। कैपिटल बजटिंग में आप क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं किसी ऐसे एक्सपेंडिचर की जिसका बेनिफिट आपको आगे फ्यूचर में चलकर मिलने वाला है। एक्सपेंडिचर आपको अभी करना है, लेकिन उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। उस प्लानिंग को कहा जाता है कैपिटल बजटिंग। It is a process of deciding whether or not commit resource to project whose benefit would be spread over several time period। क्या बोला गया है, कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जिस प्रोजेक्ट का बेनिफिट आपको अभी नहीं मिलेगा, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है, आने वाले सेवरल टाइम पीरियड में उसका बेनिफिट स्प्रेड हो रखा है, मतलब डिवाइड हो रखा है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो जो ये प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, जिसमें आप ये देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट का आपको अभी पता नहीं होता है कि जितना आप अभी पैसा लगा रहे हैं आने वाले फ्यूचर में आपको उतना बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। यही चीज़ इसमें कैलकुलेट करी जाती है और उसके बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इंक्लूड बोथ रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड एंड देयर यूटिलाइजेशन। कैपिटल बजटिंग के अंदर क्या क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म फंड्स, मतलब जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, उनको रेज भी करा जाता है, मतलब बोरो करा जाता है, या जैसे भी लाए जाते हैं फंड्स लाए जाते हैं, और फिर उन फंड्स को यूटिलाइज कैसे करना है ये देखा जाता है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है कैपिटल बजटिंग का। It is a managerial decision since it involves more extended estimation and prediction of things to come, requiring high level of intellectual ability। जो ये कैपिटल बजटिंग होता है ये एक मैनेजरल डिसीजन होता है, मैनेजरल प्रोसेस होता है। क्यों होता है मैनेजरल प्रोसेस, क्योंकि इस डिसीजन के अंदर आपको कई सारे एस्टिमेशंस करने पड़ते हैं, कई सारी प्रेडिक्शंस मतलब एजम्पशंस करनी पड़ती हैं, जिसके लिए आपको एक हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मतलब माइंड के एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेजेंस की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो इस वजह से इसको एक मैनेजरल डिसीजन या मैनेजरल प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये तो 4 पॉइंटों में अभी तक आपको समझाया है कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस क्या होती है कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। जो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस से रिजल्ट निकलता है उसके बेसिस पर आप जो डिसीजन लेते हैं उन्हें कहा जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इन डिसीजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो नंबर 1 है आपका कॉस्ट बेनिफिट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज सब्सटेंशियल, हेंस कमिटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी प्रॉपरली। क्या बोला गया है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर आप ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में उन्हें स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो वो कॉस्ट लगाने के लिए ये जो कॉस्ट की अमाउंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जो ये डिसीजन लिया जाए ये अच्छे से लिया जाए, ताकि हमारा बाद में चल के कोई भी लॉस ना हो। तो ये पहला इसकी इंपॉर्टेंस है कॉस्ट के बेसिस पर, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इसलिए हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टाइम। तो द इफेक्ट ऑफ डिसीजन इज नोन ओनली इन नियर फ्यूचर एंड नॉट इमीडिएटली। क्या बोला है, जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आप डिसीजन लेते हैं उसका जो इफेक्ट होता है, मतलब उसका जो भी रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आए, नेगेटिव रिजल्ट आए, न्यूट्रल रिजल्ट आए, कोई भी रिजल्ट आएगा उसका अभी आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। आने वाले नियर फ्यूचर में आपको उसका पता लगता है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो टाइम भी इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आपको ये जो डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी।
तो डिसीजन आर इरिवर्सिबल एंड कमिटमेंट शुड मेड ऑन प्रॉपर इवैल्यूएशन। क्या बोला गया है, जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर आप डिसीजन ले लेते हैं अगर एक बार, मतलब अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए सोच लिया और प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, तो जो ये डिसीजन हो गया अब ये इरिवर्सिबल डिसीजन हो गया, मतलब अब आप उस प्रोजेक्ट में से पैसे को वापस नहीं निकाल सकते, तो ये हो जाता है इरिवर्सिबिलिटी। तो ये कहा गया है कि इस इरिवर्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी डिसीजन लिया जाना चाहिए कि आप इस पैसे को दोबारा से एक्वायर नहीं कर सकते जब तक वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता। नेक्स्ट रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी। तो डिसीजन आर बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट एंड इन्फ्लोज, क्वांटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोबेबिलिस्टिक। क्या बोला गया है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं डिसीजन। कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आप क्या करते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर में इनफ्लो क्या क्या होने वाले हैं, मतलब कैसे कैसे पैसा आने वाला है, ये चीज़ फोरकास्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो ये डिसीजन कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस वजह से, क्योंकि फ्यूचर की कोई भी चीज़ अगर होने वाली है तो आप उसे बिल्कुल एक्यूरेटली क्वान्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो कि फ्यूचर में आपको कितना एक्चुअल बेनिफिट मिलने वाला है। वो बेनिफिट आप एक एजम्पशन पर एस्टिमेट करते हो, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये 4 फैक्टर बताए हैं आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन में जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब इनको ध्यान में रखकर ही कोई भी कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लिया जाता है। अब आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है, मतलब एक कैपिटल बजट बनाने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो नंबर 1 आता है आपका प्लानिंग। तो इट बिगिन विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग में आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। Next is the opportunity, then enter the planning phase when the potential effect on firm fortune is assessed and the ability of management of firm to exploit the opportunity is determined। जब आप एक बार ये जान लेते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, मतलब कहाँ कहाँ आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद प्लानिंग का प्रोसेस बिगिन होता है जिसमें आप ये देखते हैं कि फर्म की क्या कैपेबिलिटी है, मतलब फर्म किस पोजीशन पर है, क्या वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, और जो मैनेजमेंट है उसकी क्या एबिलिटी है, क्या मैनेजमेंट उस अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी है उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, मतलब अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पाएगा जिससे उसका बेनिफिट फर्म को मिल सके। तो ये कहलाता है आपका प्लानिंग प्रोसेस। ये फर्स्ट प्रोसेस होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन का। अब देखिए सेकंड स्टेप आता है आपका इवैल्यूएशन। तो ये इवैल्यूएशन क्या होता है, दिस इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोजल एंड इट्स इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इवैल्यूएशन के अंदर जो सेकंड प्रोसेस है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप क्या करते हैं कि प्रपोजल में इन्वेस्टमेंट कितनी करने की जरूरत है, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट से क्या क्या आपको इनफ्लो होने वाले हैं, और उस प्रोजेक्ट में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट और क्या क्या आउटफ्लोज होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं तो उसे कहा जाता है इवैल्यूएशन का प्रोसेस। वेरियस टेक्निक्स आर यूज टू अप्रेज द प्रपोजल। प्रपोजल को अप्रेज मतलब इवैल्यूएट करने के लिए कई सारी टेक्निक्स आगे बताई गई हैं जो आप फॉलो करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा इवैल्यूएशन कर सकें, एक्यूरेट से एक्यूरेट इवैल्यूएशन हो सके। बिल्कुल एक्यूरेट तो इवैल्यूएशन कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये एस्टिमेशन पर बेस्ड होता है, अजम्पशंस पर बेस्ड होता है, लेकिन एक अप्रॉक्स ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी हो, यही एस्टिमेशन हो, ऐसा इवैल्यूएशन आप करते हैं। फिर आता है आपका थर्ड प्रोसेस में स्टेप सिलेक्शन। तो कंसीडरिंग द रिस्क एंड रिटर्न एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एज वेल एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन विल चूज अमंग द प्रोजेक्ट विच मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। सिलेक्शन में कंपनी क्या करती है, सभी प्रोजेक्ट का रिस्क और रिटर्न, मतलब उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है और कितना उससे रिटर्न मिलने वाला है, सभी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का रिस्क और रिटर्न चेक करा जाता है उसके बेसिस पर, और कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ने वाली है इसको प्रोजेक्ट को एक तरीके से इन्वेस्ट करने की इस प्रोजेक्ट में। ये दोनों चीज़ें देखकर कोई भी कंपनी किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करती है, और वो प्रोजेक्ट ऐसा होता है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ पॉइंट, इंप्लीमेंटेशन। तो व्हेन फाइनल सिलेक्शन इज मेड द फर्म मस्ट एक्वायर द नेसेसरी फंड, परचेज एसेट्स एंड बिगिन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्या है, तो जब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये फाइनल सिलेक्शन होता है जिसमें फर्म क्या करती है, फंड्स को एक्वायर करती है, मतलब जहाँ से उसे पैसे की ज़रूरत होती है वहाँ से रेज कर लेती है पैसे को। उसके बाद जो प्रोजेक्ट में एसेट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है उन एसेट्स को परचेस करती है और फिर उस प्रोजेक्ट को बिगिन कर देती है, इम्प्लीमेंट कर देती है। ये होता है आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप होने के बाद फिफ्थ स्टेप आता है आपका कंट्रोल का। तो द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट इज मॉनिटर्ड विद एड और फीडबैक रिपोर्ट। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका जो परफॉर्मेंस होती है वो कैसे मॉनिटर करी जाती है, सपोर्ट से और फीडबैक, मतलब
उस प्रोजेक्ट में जो जो लोग काम कर रहे हैं उनसे फीडबैक ली जाती है, उसकी रिपोर्ट तैयार करी जाती है, तो इसे कहा जाता है आपका कंट्रोल। दिस रिपोर्ट विल इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोग्रेस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इन रिपोर्ट में कौन कौन सी रिपोर्ट आ जाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, मतलब कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, क्या परफॉर्मेंस रही है एम्प्लॉयज़ की और फर्म की, ये सारी चीज़ें इनमें रिकॉर्ड करी जाती है, तो इन्हें कहा जाता है कंट्रोल प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आपका रिव्यू। व्हेन अ प्रोजेक्ट टर्मिनेट द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिव्यू द एंटायर प्रोजेक्ट टू एक्सप्लेन इट्स सक्सेस और फेलियर। जब भी प्रोजेक्ट खत्म होता है या टर्मिनेट करा जाता है, मतलब बंद करा जाता है, तो जो फर्म हैगी उसको उस प्रोजेक्ट को रिव्यू करना पड़ता है, उसकी कंप्लीट परफॉर्मेंस को, जिससे पता चल सके कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है, फेल हुआ है या क्या हुआ है इस प्रोजेक्ट के साथ। तो ये रिव्यू का स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। सभी जो ये आपके कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रिव्यू होता है। दिस फेज में बी हैव इम्प्लीकेशन फॉर फर्म्स प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर। ये क्या कहता है? रिव्यू से ही जो कंपनी आगे चल के और प्रोजेक्ट करने वाली है, उसी रिव्यू के बाद वो सारे प्रोजेक्ट कंपनी एक तरीके से प्लान कर पाएगी, जब कंपनी को अपने लास्ट प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में पता होगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिव्यू का स्टेप। ये हो गए आपके 6 स्टेप थे जो आपका ये कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस था। इसके आपके 6 स्टेप थे। नंबर 1 था आपका प्लानिंग, नंबर 2 इवैल्यूएशन, नंबर 3 सिलेक्शन था, नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 5 कंट्रोल एंड नंबर 6 रिव्यू। 6 के 6 स्टेप मैंने आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैश फ्लो एस्टिमेशन। ये इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए, जो अपने प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करा है, अब उस पैसे को इन्वेस्ट करने में कितना आउटफ्लो हुआ है, मतलब आपने कितना पैसा तो इन्वेस्ट करा है और कितने कितने आपको इनफ्लोज आए हैं, मतलब रिटर्न आया है पैसा। ये सारी चीज़ें किस में एस्टिमेट करी जाती हैं? कैश फ्लो एस्टिमेशन में एस्टिमेट करी जाती है। तो बिफोर एनालाइज हाउ वी कैलकुलेट कैश फ्लो इन कैपिटल बजटिंग, फॉलोइंग आइटम नीड कंसिडरेशन। तो ये स्टार्ट करने से पहले कि कितना कैश फ्लो हुआ है प्रोजेक्ट में, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझने की जरूरत होती है। नंबर 1 आती है आपकी डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम एंड इटसेल्फ डज नॉट अफेक्ट कैश फ्लो। जो डेप्रीशिएशन होता है वो एक नॉन कैश आइटम होता है, मतलब इसमें कैश का ना तो इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, और ना ही इससे कैश फ्लो के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो वी मस्ट कंसिडर द टैक्स शील्ड ऑन बेनिफिट फ्रॉम डेप्रीशिएशन इन अवर एनालिसिस। तो हमें क्या करना पड़ता है? जो हमें टैक्स शील्ड मिलती है, मतलब डेप्रीशिएशन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता है, ये डिडक्शन होता है टैक्स में से। तो जो ये टैक्स शील्ड का बेनिफिट होता है, ये हमें लेना होता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसे एनालाइज करते वक्त, और इट कंसीडर्ड एज इनफ्लो, और इसे एक इनफ्लो कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इट इज फॉरगोइंग बेनिफिट ड्यू टू चूजिंग एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कंपनी के एसेट को जब हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लें, जो कंपनी का पर्सनल एसेट है उसको हम प्रोजेक्ट में यूज़ कर लें, जबकि हम उस जो वो एसेट था उसे कहीं और या तो हायर या लीज पर देकर कोई बेनिफिट कमा सकते थे। तो जो हमारा बेनिफिट का लॉस हुआ है, फोरगोन बेनिफिट, मतलब जो बेनिफिट हमें मिल सकता था लेकिन हमारे अपने यूज़ की वजह से वो बेनिफिट चला गया, उसे कहा जाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस कैन ऑकर एट एनी टाइम आइदर इनिशियल आउटफ्लो और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्रोजेक्ट। ये कभी भी हो सकता है, या तो स्टार्टिंग में ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें लग जाती है, या फिर जितने टाइम प्रोजेक्ट चलता है उस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट आती है आपकी संक कॉस्ट। तो संक कॉस्ट क्या होती है? इट इज एन आउटले ऑफ कैश दैट ऑलरेडी हैज इनकर्ड इन पास्ट एंड कैन नॉट रिवर्स्ड इन फ्यूचर। ये एक आउटफ्लो होता है कैश का, जो कि हम पहले कर चुके होते हैं, लेकिन अब इसका कुछ भी इनफ्लो नहीं आएगा या इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो कहलाता है आपका संक कॉस्ट। These cost does not have any impact on decision making, hence could excluded from capital budgeting analysis। तो जो ये संक कॉस्ट होती है, इसका हमारा डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो इसे हम अपने कैपिटल बजटिंग एनालिसिस से आउटसाइड एक्सक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल। तो वाइल इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट इनिशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट शुड ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो एंड एट एंड ऑफ प्रोजेक्ट रिलीज शुड ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो। क्या बोला गया है? कभी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते समय जो स्टार्टिंग में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कैश का आउटफ्लो ट्रीट करेंगे, और अगर लास्ट में कोई भी वर्किंग कैपिटल बच जाती है तो फिर उसे हम कैश का इनफ्लो ट्रीट करेंगे। फर्दर देयर में है पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, दिस इज ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम के बीच में कभी भी वर्किंग कैपिटल की एडिशनल वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो उसे हम आउटफ्लो ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एलोकेटेड ओवरहेड। तो सिंस एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड एलोकेटेड टू न्यू प्रपोजल, दे शुड नॉट कंसिडर्ड एज कैश फ्लो। तो जो एक्सपेंडिचर पहले से इनकर हो जाता है
प्रपोजल आने से पहले ही मतलब एक्सपेंडिचर हो चुका होता है, बाद में हम उसे प्रोजेक्ट को एलोकेट करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रोजेक्ट में, तो इसे हम कोई भी आउटफ्लो या इनफ्लो कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसे हम कुछ भी फ्लो, किसी भी फ्लो में, चाहे इनफ्लो या आउटफ्लो, कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इट शैल ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मतलब प्रोजेक्ट के लाइफ टाइम में अगर हमें और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है उसमें तो उसे ट्रीट करेंगे हम कैश का आउटफ्लो। ठीक है, ये 6 पॉइंट थे आपके जो आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी कैश फ्लो एस्टिमेट एनालिसिस करते समय। अब देखिए कैलकुलेशन का बता रखा है कि स्टार्टिंग में कितना कैश फ्लो होने वाला है, मतलब कैश कितना लगने वाला है प्रोजेक्ट में, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप लेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, जो आपने न्यू एसेट खरीदा है उसकी कॉस्ट क्या है, उसमें आप ऐड करेंगे उसके इंस्टॉलेशन और सेटअप कॉस्ट जो भी है कि वो ऐड करनी है। ऐड करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लेवल, जो आपका वर्किंग कैपिटल था अगर आपने और ज़्यादा एडिशनल वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो उसे ऐड करेंगे, अगर वर्किंग कैपिटल कम करी है तो उसे लेस करेंगे। उसके बाद लेस क्या करेंगे इसमें आप, तो नेट प्रोसीड्स आफ्टर कैपिटल गेन टैक्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, जो आपके ओल्ड एसेट है उन्हें बेचने पर आपको जो नेट प्रोसीड आई है कैपिटल गेन टैक्स के बाद, वो आप इसमें से लेस कर देंगे। लेस सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इफ एनी, अगर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिली है तो उसे आप लेस कर देंगे, तो आपके पास आ जाता है इनिशियल कैश आउटफ्लो, मतलब स्टार्टिंग में आपका कितना आउटफ्लो हुआ था। फिर आता है आपका इंटरिम कैश फ्लो, जिसे आप कहते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, एक कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कह सकते हैं। ये इंटरिम कैश फ्लो क्या होता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट क्या क्या कैश फ्लोज होने वाले हैं। तो नंबर 1 आता है पहले ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो आपकी सेल्स हुई होगी वो सेल्स आएगी आपके पास, जितना भी आपका सेल प्रोसीड्स होगी। उसके बाद उसमें से आप करेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वेरिएबल कॉस्ट, कैश, फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब आपको जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो जो वेरिएबल कॉस्ट लगी है और फिक्स्ड कॉस्ट लगी है जो कैश में, वो आप इसमें से लेस करेंगे। इसमें डेप्रीशिएशन को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आ जाएगा आपके पास कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, उसमें से आप डेप्रीशिएशन लेस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा आपके पास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद उसमें से आप इनकम टैक्स लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें डेप्रीशिएशन को दोबारा ऐड करेंगे तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मेट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको क्वेश्चंस करते समय बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं फॉर्मेट। ठीक है, तो देखिए टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में हमारे पास पहली टेक्निक आती है जिसका नाम है पेबैक पीरियड। तो रेफर्स टू अ पीरियड इन विच प्रोजेक्ट विल जनरेट नेसेसरी कैश टू रीऑक्यूपाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए पेबैक पीरियड क्या होता है, पेबैक पीरियड एक वो पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड जिसके अंदर जो कंपनी ने या फर्म ने जितना पैसा लगाया था स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में, कितने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट उस सारे पैसे को रिकवर कर लेगा, जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल ही करी थी उस इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट रिकवर कर लेगा, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है आपका पेबैक पीरियड। एक्चुअल पेबैक पीरियड मोर देन एस्टिमेटेड पेबैक पीरियड, ये बोला है अगर एक्चुअल पेबैक पीरियड जितना कंपनी ने एस्टिमेट करा था कि इतने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट से पैसा आ जाएगा, और एस्टिमेटेड जो पेबैक पीरियड है और जो एक्चुअली में लगा है, मतलब एक्चुअल में कितने टाइम में आया है, उसके बेसिस पर हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है पेबैक पीरियड निकालने का, देखिए क्या होता है, व्हेन द एनुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आर यूनिफॉर्म ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब आपका जो कैश फ्लो है, जब आपने पहले पैसा लगा दिया उसके बाद अब जब आपके पास पैसा आना शुरू हुआ, तो अगर हर साल इक्वली पैसा आ रहा है प्रोजेक्ट से, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे आप टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। मतलब आपने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया था और आपको हर साल कितना मिल रहा है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास पेबैक पीरियड आ जाएगा। वहीं दूसरा है व्हेन द एनुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आर नॉट यूनिफॉर्म ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। अगर जो एनुअल कैश फ्लो आ रहा है, मतलब जो आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा है प्रोजेक्ट से, वो इक्वल नहीं मिल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म अमाउंट नहीं मिल रही है, अमाउंट चेंज होती रहती है, कभी कुछ अमाउंट आती है कभी कुछ अमाउंट, तो क्या करेंगे आप निकालने के लिए पेबैक पीरियड, तो द क्यूमुलेटिव सीफेट इज टू बी कैलकुलेटेड अंटिल द टोटल इज इक्वल टू इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड पीरियड इन विच क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इज इक्वल टू इनिशियल आउटफ्लो इज नोन एज पेबैक पीरियड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीफेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो हमने ऊपर टेबल देखी थी लास्ट वीडियो में, उससे निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के बाद जिस पीरियड में आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्यूमुलेटिव होकर, मतलब सारा ऐड होकर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जिस ईयर में इक्वल हो जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, वो ईयर हो जाता है आपका पेबैक पीरियड। ठीक है, जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी एक बार आप थ्योरी देख लीजिए बस। सेकेंड आता है हमारा टेक्निक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या होता है, एज पर दिस मेथड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर जज ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी।
ये एक मेथड हैगा जिसमें हम क्या करते हैं, जो हम अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होते हैं उन्हें किस बेसिस पर जज करते हैं कि उनसे प्रॉफिटेबिलिटी हमें कितनी मिल रही है। फॉर दिस कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एक्सपेक्टेड इनकम आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू कॉमनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड करी है और उससे हमें कितनी इनकम हो रही है, इन दोनों को मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एंड प्रैक्टिस ओवर द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, देन एवरेज यील्ड इज कैलकुलेटेड। और फिर हम उनसे देखते हैं कि हमें एवरेज यील्ड कितनी मिल रही है, मतलब हर ईयर कितना रिटर्न उनसे आ रहा है। ये चीज़ देखकर हम जब फाइंड करते हैं तो उसे कहा जाता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसमें देखिए रिटर्न लेस देन मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज रिजेक्टेड। अगर हमें जितना हमने सोचा था उससे कम रिटर्न मिलने के हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, तो एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमारे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। एवरेज एनुअल नेट इनकम मतलब हमें हर साल कितना पैसा मिल रहा है और हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है। टर्म यूज्ड है एवरेज एनुअल नेट इनकम कैसे निकालते हैं, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और टैक्स के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है उसे कहा जाता है एवरेज एनुअल नेट इनकम। फिर द डिनोमिनेटर कैन आइदर बी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। और जो ये नीचे इन्वेस्टमेंट दिया है ये या तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, मतलब आपने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया, या फिर आप एवरेज इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू, ऐसे करके आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाती है। थर्ड टेक्निक आती है हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट इफ एनपीवी इज पॉजिटिव एक्सेप्ट प्रोजेक्ट, इफ एनपीवी इज नेगेटिव रिजेक्ट प्रोजेक्ट। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, आज के टाइम पर आपको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है और जो आप कॉस्ट लगा रहे हैं वो कितनी है। इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर हमारे बेनिफिट ज़्यादा आ रहे हैं आज के टाइम पर और कॉस्ट कम आ रही है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर बेनिफिट कम आ रहे हैं कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए एनपीवी का फॉर्मूला बताया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब ये निकालते कैसे हैं, तो ईयर लिखते हैं, कैश फ्लो क्या आ रहा है, फिर उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं और डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमारे पास आ जाता है। ये हो गई आपकी 3 टेक्निक्स। फोर्थ टेक्निक है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इफ प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज यूज्ड, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग ऑफ वन प्रोजेक्ट कैन नॉट कम डायरेक्टली विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग अनलेस अनदर इन्वेस्टमेंट आर ऑफ सेम साइज। क्या बोला है, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज करते हैं अपने इनफ्लो को जानने के लिए, तो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग ऑफ वन प्रोजेक्ट, तो एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू से कैन नॉट कम डायरेक्टली विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग अनलेस अनदर इन्वेस्टमेंट ऑफ सेम साइज। तो हम दूसरे प्रोजेक्ट की जो आपकी ये प्रेजेंट वैल्यू है वो नहीं पता लगा सकते अगर वो प्रोजेक्ट साइज में डिफरेंट है। तो इन ऑर्डर टू कंपेयर प्रपोजल ऑफ डिफरेंट साइज द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट बी रिलेटेड। तो बोला है अगर हमें 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है तो उसके लिए हमारे जो फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे से किसी ना किसी टर्म में रिलेटेड होना चाहिए। तो दिस कैन बी डन डिवाइडेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग बाय अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू गिवन रेशियो कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो हम ये कैसे करते हैं, तो हम जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग हमारे पास आती है उसे हम एक रेशियो से डिवाइड कर देते हैं जिसे हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते कैसे हैं, तो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो अपॉन में डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो आप कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है। इसी को हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कहते हैं जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 के इक्वल है तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर 1 से कम है तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग रेट इज सिलेक्टेड इन एडवांस। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है इसमें हम क्या करते हैं, एक जो अर्निंग का रेट होता है उसे पहले से ही एडवांस में सिलेक्ट कर लेते हैं। देयर इज एन अल्टरनेटिव मेथड विच फाइंडिंग अर्निंग रेट एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग इक्वल द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे ही हमारे पास एक रेट होता है जिसमें हमारे पास क्या होती है, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग है वो हमारी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है। तो दस IRR इज द रेट ऑफ रिटर्न एट विच द सम डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इक्वल टू सम डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट होता है जिस पर हमारा जो कैश इनफ्लो है वो इक्वल हो जाता है कैश आउटफ्लो के, तो उसे कहा जाता है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अब देखिए इसको भी कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। व्हेन कैश फ्लो आर यूनिफॉर्म, अगर हमें हर ईयर एनुअली इक्वल कैश फ्लो मिल रहे हैं, मतलब इक्वल अमाउंट हमारी रिटर्न की आ रही है,
तो इन द कैश ऑफ दोस प्रोजेक्ट विच जनरेट यूनिफॉर्म कैश फ्लो द IRR कैन बी कैलकुलेटेड बाय लोकेटिंग द फैक्टर इन एन्युटी टेबल। तो एन्युटी टेबल की मदद से हम निकालेंगे कैसे, देखिए पहले डिवाइड द इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश इनफ्लो, द रिजल्ट इज कॉल्ड फैक्टर एंड पे बैक। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट लगाई थी उसे आप डिवाइड कर देंगे एनुअल कैश फ्लो, मतलब आपको हर साल कितना रिटर्न मिल रहा है उससे, तो आपके पास फैक्टर या फिर पे बैक आ जाएगा। गो अक्रॉस टू रो ऑफ ईयर इक्विवेलेंट ऑफ टेबल सेकंड एंड चेक अप द क्लोज फिगर टू फैक्ट अबव द सर्टेन रेट। फिर आपको एन्युटी टेबल रेफर करनी पड़ेगी, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा वो कहाँ पर आ रहा है। इफ़ IRR इज ग्रेटर और इक्वल टू मिनिमम डिजायर्ड रेट तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और IRR अगर कम हो जाता है तो उसे रिजेक्ट कर देंगे। क्या बोला है, वही टेबल में चेक करना है आपके पास, वहाँ से आपको रेट मिल जाएगा। अगर आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा या उसके बराबर रेट है तो प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन कैश फ्लो आर नॉट यूनिफॉर्म। अगर जो आपने कैश फ्लो सोचा, मतलब जो आपको कैश फ्लो मिल रहा है हर ईयर वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब डिफरेंट अमाउंट मिल रही है हर साल, तो द IRR कैन बी फाउंड आउट बाय ट्रायल कैलकुलेशन। तो IRR हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रायल कैलकुलेशन से द कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ ईच ईयर एंड रेजिडुअल वैल्यू आर लिस्टेड एंड वेरियस डिस्काउंटेड रेट आर अप्लाइड amount until closest rate is found that the total present value equal to amount of investment. The indication for discounting at higher or lower rate can be considered by following basis. When discounting rate where there is positive NPV start rate and negative NPV end rate, IRR is obtained by interpolation as under. क्या करना है आपको, सेम डिस्काउंटेड टेबल जैसे आप जो ऊपर वाली टेबल होती है हम बनाते हैं 2 रेट लेकर, जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तब बताऊंगा। तो उस टेबल में आपको ये यूनिफॉर्म जो नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो है उन्हें प्लेस करना है, उसके बाद आपको वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, स्टार्ट रेट, मतलब आपने जिस रेट से स्टार्ट करा था वो सरप्लस कितना आया उस रेट पर, फिर सरप्लस प्लस डेफिसिट मल्टीप्लाई में डिफरेंस इन स्टार्ट एंड एंड रेट। जब मैं आपको फॉर्मूला करवाऊँ, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब ये सारे फॉर्मूले मैं आपको उसमें यूज़ करना सिखाऊंगा कहाँ पर होंगे। तो अंडर दिस मेथड इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट कैश फ्लो कैन बी री इन्वेस्टेड एट internal rate of return. IRR calculation are based upon the investment rate assumption. IRR method assume reinvestment at IRR. तो अगर IRR आपका ग्रेटर देन इक्वल है कट ऑफ रेट के तो एक्सेप्ट कर लेंगे आप प्रोजेक्ट को, और अगर IRR कम है कट ऑफ रेट के तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ये आपके पास 5 टेक्निक्स पता लग गई हैं। छठी टेक्निक से हमारी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो व्हेन पेबैक पीरियड इज कंप्लीटेड आफ्टर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो बाय प्री डिटरमाइंड रेट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। क्या बोला है, जब हम पेबैक पीरियड को कंप्यूट करें, मतलब पेबैक पीरियड निकालें कैसे, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो का यूज़ करके, तो उसे कहा जाता है आपका डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। इसकी कैलकुलेशन सब कुछ सेम रहेगा जो पेबैक पीरियड का होता है, बस आपको ये टेबल में डालना है। तो देखिए ईयर आएगा आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब कितना कितना कैश फ्लो आ रहा है, फिर आप एक PV फैक्टर लेंगे, फिर उससे आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। ये कैसे आएगा, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे PV फैक्टर से, और फिर इन्हें क्यूमुलेटिव करते चलेंगे। जिस ईयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा ये क्यूमुलेटिव वाला, वही ईयर आपका हो जाता है डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी ये यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। सारा थ्योरेटिकल कंटेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। मे भी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।